नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 22 जनवरी। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, किक करके बताएंगे। कोविड-19 पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, देश भर में मचा फिर से हाहाकार, लग सकता है लॉकडाउन, चुनाव और आगे जा सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, सरहद पर आतंकी साजिश, बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में बढ़ाई सुरक्षा, घुसपैठ को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट, जम्मू कश्मीर में खास तैयारी किया है सेना ने। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, देश विरोधी कंटेंट के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी स्ट्राइक, 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल किए गए बैन और कईयों पे गिर सकती है गाज। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, हिंद महासागर में ईरान, रूस और चाइना का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू, बचाव अभियान को लेकर आग से लड़ने तक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे और कैसे भारत इससे सतर्क हुआ है वो हम आपको बताएंगे। वहीं इस बीच बड़ी खबर, अरुणाचल से भारतीय युवक के अगवा होने पर चाइना की प्रतिक्रिया आई है। चाइना ने जो कहा है, भारत ने जम के लताड़ लगाई है। एक एक करके बताएंगे। अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने पर एक और मामला, 50 से ज्यादा सिंधी राष्ट्र विरोधियों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच भारत की WTO में शिकायत करेगा अमेरिका, वो हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पे आपको बता दें, हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी, ये भी बताएंगे। एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। 210 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक दिन में 3,47,000 करीब आए मामले, देश में 20 लाख से ज्यादा करा रहे कोरोना का इलाज, संक्रमण से ठीक होने वाले दर भी घटी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण भयावह होता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से 3 लाख से ऊपर मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर 3,47,000 करीब कोरोना संक्रमित मरीज दर्ज किए गए हैं। यह संख्या गुरुवार के मुकाबले 29,000 से ज्यादा है। इसके बाद देश के अंदर संक्रमित मरीजों की संख्या भी भारी उछाल हुआ है। अब लगभग 20 लाख मरीज कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दैनिक दर घटना शुरू हो गई है और अब ये 93% पहुंच चुकी है। देश में कोरोना की संक्रमण दर में भी उछाल देखने को मिला है। 2 दिन से 3 लाख मामले सामने आने के बाद संक्रमण दर 18% पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2,51,000 लोग 24 घंटों में ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। यानी कोरोना को लेकर हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। एक और अपडेट, सरहद पर आतंकी साजिश, बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में बढ़ाई सुरक्षा, घुसपैठ को लेकर सुरक्षा बल हुए हाई अलर्ट। 210 गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी पुलवामा जैसी बड़ी घटना को दोहराने की फिराक में है। आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय जवानों ने कमर कस ली है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिशों और आतंकी योजनाओं को विफल करने के लिए अपनी शीतकालीन रणनीति के तहत जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोहरा रोधी निगरानी उपकरणों के साथ अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी की सुरक्षा कर रहे बीएसएफ के जवानों को घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अलर्ट पर रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हमने सीमा पार सैनिकों को तैनात किया है। कोहरे के मौसम और गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए निगरानी उपकरणों के साथ अतिरिक्त सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया गया है। अधिकारी ने कहा है कि सीमा पर अभियान तेज कर दिया गया है। रात में भी चौकसी बढ़ा दी गई है, जिनमें सर्दियों के घने कोहरों के बीच आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। अधिकारियों ने घुसपैठ के लिए कोहरे का इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि सर्दियों की रणनीति के तहत सुरक्षा व्यवस्था बेहतर किया गया है। उन्होंने बताया है कि सैनिकों ने ऊज, वसंतधार और चिनाब नदी वाले इलाकों में सभी अंतरालों को भर दिया है। एक और अपडेट लेते हैं, देश विरोधी कंटेंट के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल किए गए बैन। केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 यूट्यूब चैनल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि 20 जनवरी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मिले ताज़ा खुफिया सूचनाओं के आधार पर 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट और 1 फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन चैनल और अकाउंट्स पर भारत विरोधी कंटेंट पेश किया जा रहा था। विक्रम सहाय ने बताया है कि ब्लॉक किए गए इन सभी अकाउंट्स में एक कॉमन फैक्टर थे, ये कि सभी पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे।
और देश विरोधी कंटेंट फैलाने का काम कर रहे थे। वहीं मंत्रालय सचिव अपूर्व चंद्र ने बताया है कि ब्लॉग के लिए यूट्यूब चैनल के लगभग 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर और 130 करोड़ व्यूज़ भी थे। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर, हिंद महासागर में ईरान, रूस और चाइना का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू। बचाव अभियान से लेकर आग से लड़ने तक की होगी प्रैक्टिस, भारत के लिए है बड़ा झटका। दरअसल समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से ईरान, रूस और चाइना की नौसेनाओं ने शुक्रवार को हिंद महासागर में युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। ईरान की सरकारी टेलीविज़न चैनल ने बताया है कि युद्धाभ्यास में उनके 11 जलपोत, रूस के विध्वंसक सहित 3 जलपोत और चीन के 2 जलपोत हिस्सा ले रहे हैं। चैनल के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी छोटे जलपोत और हेलीकॉप्टर के साथ हिस्सा लेंगे। खबर के मुताबिक हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में युद्धाभ्यास 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किया जाएगा। इस दौरान रात में लड़ने के बचाव अभियान और आग से लड़ने का अभ्यास किया जाएगा। चैनल ने बताया है कि वर्ष 2019 से लेकर अब तक तीनों देशों का ये तीसरा संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास है और ये युद्धाभ्यास इस समय हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बृहस्पतिवार को अपनी ही रूस यात्रा समाप्त की गई है। रईसी ने कहा है कि तेहरान और मास्को के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार से इलाके और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, चाइना के खिलाफ फ्रांस ने पारित संसद में किया प्रस्ताव पास। उइगुरों का नरसंहार कर रहा है ड्रैगन, रोकना बेहद जरूरी। मुस्लिम देशों ने नहीं उठा पाई है, मुस्लिम देशों में दम नहीं है चाइना के खिलाफ, लेकिन फ्रांस ने पास कर दिया है चीन के खिलाफ प्रस्ताव। दरअसल फ्रांस की संसद ने गुरुवार को एक प्रस्ताव चीन के खिलाफ पारित कर दिया है। उइगर समुदाय के साथ हो रहे बर्ताव को नरसंहार करार दिया है। फ्रांसीसी संसद के निचले सदन में इस प्रस्ताव को विपक्षी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से पेश किया गया था। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की रिपब्लिक ऑफ ऑन द मूव पार्टी की तरफ से भी समर्थन दिया गया। फ्रांस की संसद में लाए गए इस प्रस्ताव की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि चीन में 15 दिन बाद ही शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने पहले ही उइगर मुस्लिमों के साथ हो रहे अमानवीय बर्ताव के लिए इन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है। फ्रांस की संसद में पेश हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि संसद आधिकारिक तौर पर उइगर समुदाय के खिलाफ चीन की ओर से की जा रही हिंसा की पहचान मानवता के खिलाफ अपराध के तौर पर करती है और इसे नरसंहार करार देती है। इतना ही नहीं, प्रस्ताव में फ्रांस सरकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीन की नीतियों को बदलने का दबाव बनाने की भी बात कही गई है। सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख ओलिवियर फॉरे ने कहा है कि चीन एक महान ताकत है। हम भी चीनी नागरिकों से प्यार करते हैं, लेकिन हम एक शासन द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को मानने से इनकार करते हैं। चीनी शासन हमारी कायरता की वजह से ही सीधे तौर पर एक नरसंहार को अंजाम दे रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान अल्पसंख्यकों की आवाज़ दबाने का एक और मामला, 50 से ज़्यादा सिंधी राष्ट्रवादियों पर देशद्रोह का केस दर्ज। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आवाज़ दबाने का एक और मामला सामने आया है। यहाँ जमशेरों के जिलों के सांस शहर में 50 से ज़्यादा सिंधी राष्ट्रवादियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। पाक मानवाधिकार आयोग HRCPC ने कहा है कि राष्ट्रवादी नेता ZM सैयद की 108वीं जयंती की पूर्व संध्या पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में ये कदम उठाया गया है। इस कार्यक्रम में राजद्रोह के आरोपी सारंग जो भी शामिल हुए, जिन्हें 2020 में जबरन गायब कर दिया गया। HRCPC ने इस कदम की निंदा की है और उनके खिलाफ आरोपों को तुरंत हटाने की मांग की है। आयोग के मुताबिक ZM सैयद की जयंती मनाने के लिए जमशेरों के शान में जमा हुए 50 से ज़्यादा सिंधी राष्ट्रवादियों के खिलाफ दर्ज मामले ऐसे शासन के संकेत दे रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे PM मोदी। बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को करारा झटका। PM मोदी आगामी 5 फरवरी को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बता दें कि रामानुजाचार्य 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक थे। उनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। 45 एकड़ में बनी यह प्रतिमा हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में स्थित है। अनावरण कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया है कि PM मोदी 5 फरवरी को इस प्रतिमा को दुनिया को समर्पित करेंगे। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती उत्सव के मौके पर सामूहिक मंत्र जाप जैसी अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जो कि 2 फरवरी से शुरू होगा। आयोजन को रामानुज सहस्त्रवादी समारोहम नाम दिया गया है।
एक और अपडेट, 21 जनवरी इंडिया गेट पर 2 बड़े बदलाव, चुनावी हलचल और भारत साउथ अफ्रीका मैच की अपडेट समेत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये हमने आपको बताया कि इंडिया गेट पे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, बीजेपी ने जारी की 25 प्रत्याशियों की तीसरी सूची। अदिति सिंह को रायबरेली सदर और असीम अरुण को कन्नौज सीट से मिली टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी की गई और एक दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली अदिति सिंह को रायबरेली सदर सीट से टिकट दिया गया है। हाल ही में कानपुर के पुलिस कमिश्नर पद से वीआरएस लेने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण की कन्नौज सीट से टिकट दिया गया है। हाल ही में बसपा से आए रामवीर उपाध्याय को सादाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इस लिस्ट में 15 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अगर बात करें हम, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 107 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। इससे पहली सूची में अब पार्टी बरेली जिले की 2 और सीटों के उम्मीदवारों को घोषणा की और अब तीसरी सूची जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली सदर से जो है वो अदिति सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बड़ा फैसला, सभी मंत्रालयों की अहम बैठकों में स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन पर रोक। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ एलेक्सा, सीरी भी बैन। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच नीति के दिशा निर्देशों और अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने और कई सूचनाओं के लीक होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने संचार को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देशों में सभी सरकारी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों के निर्देश में कहा गया है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर गोपनीय जानकारी शेयर करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि निजी कंपनियां डाटा को अपने सर्वर पर स्टोर करती हैं, जो कि देश के बाहर स्थित इन डाटा का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। एक कारण है कि मीटिंग में इस तरीके के बैन लगा दिए गए। एक और अपडेट लेते हैं, पलायन फिर बनेगा मुद्दा। आपको बता दें, आज गृहमंत्री अमित शाह के कैंपेन की शुरुआत। अमित शाह विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पहली बार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यूपी में अपने किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह शनिवार को पश्चिमी यूपी के कराना निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में घर घर प्रचार करेंगे। शाह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी के अभियान में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इस दौरान शामली और बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद वो मेरठ में प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ बातचीत करेंगे। अमित शाह द्वारा आपको बता दें कि आज कैराना में पलायन का मुद्दा भी उठने वाला है। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर नेताओं की सूची में पीएम मोदी टॉप पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने छोड़ा, पीएम मोदी ने पीछे छोड़ा दुनिया के तमाम धुरंधरों को। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वरिष्ठ नेताओं की सूची में सबसे ऊपर है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन और कई अन्य राजनीतिक हस्तियों को पछाड़ दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा नवीनतम अनुमोदन रेटिंग 13 से 19 जनवरी 2022 तक एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है। अनुमोदन रेटिंग प्रत्येक देश में 7 दिवसीय चलती है, औसत या वयस्क निवासियों पर आधारित होती है, जिनमें सैंपल अलग अलग होते हैं और ये पहली बार नहीं जब पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया था। मई 2020 में उन्होंने 84% लोकप्रियता के साथ सूची में पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि मई 2021 में अनुमोदन रेटिंग 63% तक गिर गई है। सितंबर 2021 में पीएम मोदी को फिर से सबसे स्वीकृत वैश्विक नेताओं का दर्जा दिया गया है। प्रमुख वैश्विक नेताओं में मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर 66% अनुमोदन रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर थे और इटली के प्रधानमंत्री मोरियो द्राघी, जर्मनी चांसलर ओलाज सोजोल्थ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े नेताओं को लोकप्रियता के ग्राफ में पीछे छोड़ दिया है। इटली के प्रधानमंत्री मोरियो ड्रैगी की 60% अनुमोदन रेटिंग है। नवंबर 2021 में उनकी रेटिंग में 2% की वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन की 43% वोट मिले हैं। तो दोस्तों, अब आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से डंका और झंडा गाड़ दिया है। एक और अपडेट, चीनी सेना ने भारतीय लड़के को किया है किडनैप। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, हर पहलू पर भारत की नज़र, भारत किसी भी तरीके से अपने लड़के को बचाएगा। अरुणाचल प्रदेश अपहरण मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र अपने स्तर पर सभी मुद्दों को देख रहा है और जब भी जरूरत होती है चर्चा करता है। लोकसभा अध्यक्ष का यह जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने के बाद सामने आया है। उन्होंने एएनआई से बातचीत करते हुए सरकार अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। जब भी चर्चा की आवश्यकता होती है
तो ये अपने स्तर पर भी चर्चा करते हैं। चीनी सैनिकों के अरुणाचल प्रदेश के एक युवक का अपहरण करने के मामले में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस मामले पे पीएम मोदी की चुप्पी से साबित होता है कि उन्हें कोई फिक्र नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस किशोर के परिवार के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया और हम मीराम तारोन के परिवार के साथ खड़े हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी देश के खास करके पूर्वजों को सम्मान देना नहीं भूलते हैं। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की भव्य प्रतिमा वाली तस्वीर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद होगी, मैं 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति की लौ का राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही लौ के साथ विलय किए जाने को लेकर भी बड़ी बातें की। तो दोस्तों ये पीएम मोदी का ऐलान, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, तुर्की के उड़ेंगे होश, ग्रीस को मिला तबाही मचाने वाला राफेल, भारत की तरह शस्त्र पूजा से किया जोरदार स्वागत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका के F-16 और रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बलबूते पर ग्रीस को आंखें दिखाने वाले ग्रीस को फ्रांस में बने अपने पहले 6 राफेल लड़ाकू विमान मिल गए हैं, जिन्होंने बुधवार को सेंट्रल एथेंस के एक्रोपोलिस के ऊपर से उड़ान भरी है। ऐसी संभावना है कि फ्रांस के साथ एक रक्षा सौदे के तहत खरीदे गए इन विमानों के कारण ग्रीस का उसके ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धी और नाटो सदस्य तुर्की के साथ तनाव और बढ़ जाएगा। ग्रीस ने 3 बिलियन यूरो से अधिक की कीमत पर कुल 24 डसॉल्ट निर्मित जेट का ऑर्डर किया है। ग्रीस अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर ध्यान दे रहा है। उसी कड़ी में ये लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर तुर्की और ग्रीस का लंबे समय से विवाद चला रहा है। ऐसे में राफेल विमान का यहाँ आना एक बड़ी बात है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच हवाई क्षेत्र, कुछ एजियन द्वीपों और साइप्रस के जातीय रूप से विभाजित द्वीपों को लेकर भी तनाव है, लेकिन दोनों ने ही पिछले साल इन मसलों को सुलझाने के लिए फिर से बातचीत शुरू की थी। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जो नए राफेल जेट आए हैं वो पूरे क्षेत्र के बेहतर और शांतिपूर्ण भविष्य हेतु उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसके साथ राफेल की बाकायदा भारतवंशियों की तरह उन्होंने शस्त्र पूजा भी की है। एक और अपडेट, सियाचिन को लेकर भारत पर दबाव बना रहा पाकिस्तान, चीन के साथ मिलकर तैयार किया है खतरनाक रणनीति। सियाचिन को लेकर पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं है। पाकिस्तान और चीन अब कश्मीर में यारकंद को शांगवान घाटी के जरिए मुजफ्फराबाद से जोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में भारत के सुरक्षा योजनाओं के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 5193 वर्ग किलोमीटर के सांगवांग घाटी को पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। मैप में रिमो ग्लेशियर, टेरामसर ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर दिखाया गया। इन ग्लेशियरों के पास के क्षेत्र जैसे शांगवांग घाटी और यारकंद जैसे घाटी चीनी सेना के प्रभुत्व वाले क्षेत्र भी माने जाते हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, मेक इन इंडिया की फिर बड़ी कामयाबी। मेक इन इंडिया को फिर बड़ी कामयाबी, मॉरिशस को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH-MK का निर्यात करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, भारत आपको बता दे मेक इन इंडिया का डंका जो है पूरी दुनिया में बज रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका इस्तेमाल मॉरिशस पुलिस बल करेंगे। मॉरिशस सरकार पहले से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित HAL और DO 228 विमान संचालित कर रही है। HAL ने अपने बयान में कहा है कि संबंध के साथ HAL और मॉरिशस सरकार ने 3 दशकों में लंबे समय से चले आ रहे अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। जारी बयान में कहा गया है कि समझौता मित्र देशों के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अनुबंध पर HAL के हेलीकॉप्टर डिवीजन के प्रबंधक VK त्रिपाठी और मॉरिशस सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के गृह मामलों के सचिव OK दाविदीन ने बड़ा बयान दिया है।
अगली अपडेट, मुस्लिमों से परेशान हिंदू गांव छोड़ने को मजबूर, गृह मंत्री बोले भय का माहौल नहीं पनपने देंगे। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में केरतलाम जिले के ग्राम सराणा में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और प्रशासन द्वारा सुनवाई न करने का आरोप लगाकर गांव छोड़ने की बात कही। मामले को लेकर बहुत से ग्रामीण रतलाम कलेक्टर पहुंचे और नाराजगी जताते हुए गांव छोड़ने की चेतावनी दे दी। इसी घटना के सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन ने गांव जाकर असल स्थिति जानने के लिए कलेक्टर और एसपी गांव पहुंचे। मामले में एसपी का कहना है कि गांव वालों की आपसी रंजिश थी, जिसे सांप्रदायिक रूप से दिया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने इस मामले में चिंता व्यक्त की है और कहा है कि पीड़ितों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन से बात करेंगे और उन लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि हमारा प्रदेश शांति का टापू है, कोई भी भय का वातावरण यहाँ नहीं फैला सकता है। एक और अपडेट लेते हैं। कांग्रेस के समर्थन देने वाले तौकीर रजा ने आतंकियों को बताया शहीद, बीजेपी ने उठाए सवाल। दोस्तों, यूपी में हिंदू मुसलमान करने की कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए समर्थन की घोषणा करने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है, जिनमें उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, जिसमें मारे गए आतंकियों को शहीद बताया है। मौलाना तौकीर रजा के बयान को लेकर बीजेपी एक बार फिर से हमलावर तेवर अपनाए हुए है और इसे लेकर उसने कांग्रेस से भी सवाल किए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने 2 दिन पहले ही उन 5 राज्यों में से कांग्रेस का समर्थन देने का ऐलान किया था, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बरेलवी मसलम के मुसलमानों के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की थी और वो समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक गैर जिम्मेदार नेता भी बता डाला है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर उन्होंने शहीद आतंकियों को जिस तरीके से शहीद बताया, बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए। यूपी में अगली एक और अपडेट, यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें, 8 ओपिनियन पोल निकल के आए हैं। 8 के 8 ओपिनियन पोल में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में 403 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 10